तो स्वागत है सबका। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हिल पैराडाइज के सीज़न 2 के एपिसोड 1 को। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ रॉयल लोगों को दिखाया जाता है जिनके सामने 2 एग्जीक्यूशनर बैठे हुए हैं। इसके बाद वो रॉयल 2 एग्जीक्यूशनर में से एक, जिसका नाम जिनका है, उससे पूछता है कि बताओ तुमने उस आइलैंड पे क्या देखा था। इसके बाद जिनका कहता है कि शोगन के कहने पे कई सारे क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया गया था उस आइलैंड पे भेजने के लिए। उनका काम था जाके वहाँ से एलेक्जर ऑफ लाइफ ढूंढ के ला सके ताकि शोगन हमेशा इमोर्टल रहे। उन क्रिमिनल के साथ में यमादा क्लैन के एग्जीक्यूशनर्स को भी भेजा गया था उस आइलैंड पे, और मुझे आजा नाम के एक क्रिमिनल के साथ भेजा गया था उस आइलैंड पे। हमारे उस आइलैंड पे पहुंचते ही हमारे ऊपर कई सारे मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। उसके बाद जिक्का कहता है कि आजा जो था उन सभी मॉन्स्टर को किसी तरीके से मार दिया था, जिससे कि जिक्का किसी तरीके से उस आइलैंड से भाग निकलने में कामयाब हो गया था। ये बातें सुन के एक रॉयल कहता है कि आखिर तुम ये क्या मॉन्स्टर की बातें करने लगे, कि पक्का तुम उस आइलैंड पे गए भी थे कि नहीं। और ये सुन के जिनका कहता है कि मैंने उस आइलैंड पे जो भी कुछ देखा था मैंने तुम सबको सच सच बता दिया। इसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम्हें उस आइलैंड पे जाना है कि नहीं। वो आइलैंड हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है, कोई मूर्ख ही होगा जो कि उस जगह पे जाना चाहेगा। और जिक्का की ये सारी बातें सुन के वो जो रॉयल लोग होते हैं उन्हें गुस्सा आने लगता है। इसके बाद जिक्का के साइड में जो दूसरा एग्जीक्यूशनर होता है वो कहता है कि इसने जो अभी भी कहा है उसके लिए हमें माफ करना, और इसने जो अभी भी ये बात कहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में और यामादा क्लैन उठाएंगे, और इसलिए मैं आपसे इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद एक रॉयल कहता है कि माफ़ी मांगने से क्या सब ठीक हो जाएगा। और ये सुनते ही उसके साइड में बैठा दूसरा रॉयल बंदा कहता है कि क्या तुम्हें पता है आखिर ये आदमी कौन है। और ये सुनते ही वो पहले वाला रॉयल बंदा कहता है कि लगता है तुम अपने जर्नी से काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो, इसलिए तुम्हारी बदतमीजी को आज के लिए माफ़ कर देते हैं। इसके बाद वो रॉयल बंदा कहता है कि अब मैं तुम्हें वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा जो कि हमें शोगन की तरफ से मिला है। हमारा क्लैन को फिर से उस आइलैंड पे जाके ये ऑब्जर्व करना होगा कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, और इस काम को करने के लिए हम कुछ खास लोगों को चुनेंगे, और उनमें से एक तुम हो, यामादा साइमन सुगेन। दिखाया जाता है कि जिक्का और सोगेन उस रूम से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जिक्का कहता है कि आखिर में हम समुराई सब के सब बस प्यादे ही तो है। उसके बाद शोगन कहता है कि तुम अपनी बदतमीजी ये सब रॉयल लोगों के सामने करना बंद करो। ये सुन के जिक्का कहता है कि अरे ये तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम मेरे साथ थे। ये सुन के शोगन कहता है कि मैं तुम्हारी बदतमीजी को और नज़रअंदाज नहीं कर सकता, अब तुम्हें एक प्रॉपर समुराई की तरह बिहेव करना होगा। और ये सुन के जिक्का फिर से माफ़ी मांगता है। इसके बाद जिक्का पूछता है कि इनके पास और भी ऐसे यूजफुल क्रिमिनल्स हैं जिन्हें वो साइलेंट पे भेज सकते हैं। इसके रिप्लाई में शोगन कहता है कि अब वो यागाकुरा शिनोबी को भेजेंगे। जब आइलैंड भेजने के लिए न्यू क्रिमिनल्स का सिलेक्शन हो रहा था तो उसने अकेले ही सारे क्रिमिनल्स को मार दिया था, और आखिर में शोगन ने 4 शिनोबी प्रेसिडेंट को चुना है उस आइलैंड पे भेजने के लिए। यागाकुरा शिनोबी के चीफ ने खुद शोगन को ये असिस्ट किया है, और कहा है कि उन्हें उस आइलैंड पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद शोगन कहता है कि पहले क्रिमिनल्स के ऊपर भरोसा करके उस आइलैंड पे भेजना, और अब ये। इसके बाद वो कहता है कि जिक्का तुम भी उन्हें ज्वाइन करोगे और कुछ दिनों के लिए उस आइलैंड पे जाओगे। और ये सुनते ही जिक्का कहता है कि मुझे फिर से उस आइलैंड पे नहीं जाना। बट शोगन कहता है कि येजन ने कहा था हमें कुछ दिनों के अंदर रिपोर्ट करेगा, और अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं है, और साथ में तेंजा, किशोई, सागिरी और बाकियों का भी कुछ पता नहीं है। और मैं बस ऐसे ही यहाँ पे बैठा नहीं रह सकता, और इसीलिए हमें जल्दी आइलैंड पे जाके हमारे मिशन को कंप्लीट करके आना होगा। और तभी उन दोनों के पास एक गाँव वाला आता है और कहता है कि अब हमें इस मॉन्स्टर के सिर का क्या करना चाहिए। इसके बाद जिक्का कहता है कि उन्हें नहीं पता कि वो आइलैंड कितना ज़्यादा खतरनाक है, और इसीलिए ये सिर मैं उन्हें दिखाने के लिए यहाँ पे लाया हूँ, पर मुझे वक्त ही नहीं मिला उन्हें ये दिखाने का। उसके बाद शोगन उस मॉन्स्टर के पास जाता है उसे टच करने के लिए, और तभी वो गांव वाला पीछे से चिल्लाता है कि सर वहाँ पे मत जाइए, वो मॉन्स्टर जिंदा हो सकता है। जिसके रिप्लाई में शोगन कहता है कि फिक्र मत करो, ये मर चुका है, मुझे इसके अंदर से किसी भी तरीके का लाइफ वेव महसूस नहीं हो रहा है। और ये कहते ही शोगन जिंका को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो दोनों कुछ लोगों के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि माफ़ करना, हमने तुम्हें इंतज़ार करवाया, मैं रॉयल लोगों को रिपोर्ट देने में थोड़ा सा वक्त लग गया, और जैसा कि प्लान किया था हम चारों उस आइलैंड पे जाएंगे। इसके बाद हमें टेंगेन का सीन दिखाया जाता है जिसका कि नाम रेन होता है, जो कि एक मॉन्स्टर को ताऊ के बारे में समझा रहा होता है। ताऊ खुद एक लाइफ है, तुम्हें ताऊ का इस्तेमाल करने के लिए कई सारे लाइफ को कंज्यूम करना होगा, और काफी ज्यादा मात्रा में बॉडी और सोल को। तो मॉन्स्टर पूछता है क्या बॉडी और सोल अलग नहीं होते। उसके बाद वो टेंगेन कहता है कि ये बस ताऊ के कुछ फॉर्म्स है। और तभी वहाँ पे एक और टेंगेन आ जाता है जिसका नाम ताऊफा होता है, और वो कहता है कि तुम फिर से वो बकवास बातें करने लग गए, हमने वादा किया था ना हम इस बारे में फिर बात नहीं करेंगे। उसके बाद वो मॉन्स्टर उससे माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद वो टेंगेन कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे सामने ऐसे सर मत झुकाओ। अभी वो सभी लोग एक जगह पे आ जाता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता है और चारों तरफ गाना बज रहा है। उसके बाद ताऊफा कहता है कि ये नया ट्रेनिंग ग्राउंड कितना मज़ेदार है। इसके बाद रेन कहता है कि अंडर वाटर ट्रेनिंग करना काफ़ी बढ़िया है ब्रीदिंग के लिए, और साथ में म्यूजिक हमें और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा सुत्सु और साउथर्न ट्रेनिंग के लिए।
और ये जो रूम है इसमें हम अच्छे से बोसु जुत्सु परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद एक और टेनगेन जो किताब पढ़ रहा था वो कहता है कि ये सब के सब बेकार की चीज़ें हैं, बोचू जुत्सु के लिए यिंग और यांग एनर्जी ही काफ़ी है। इसके बाद रेन कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। टाओ की प्रॉपर्टी डिफरेंट लाइफ्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम इसे अलग तरीके से करेंगे तो हमें न्यू ताकत मिलेगी। इसके बाद हमें एक पीले बालों वाला टेनगेन दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकलता है, जिसका नाम जूफा होता है। इसके बाद टाउफा उसके पास जाके कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छे से अपना ट्रेनिंग किया, क्या तुम्हें थोड़ा सा टेन चाहिए? जूफा कहता है कि हाँ ज़रूर। इसके बाद टाउफा एक गिलास में टेन भरने लगता है और कहता है कि इसे मूडान ने हमारे लिए बनाया है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और स्क्विंच है। और इसके बाद टाउफा वो ग्लास रूफैन की तरफ बढ़ा देता है। इसके बाद हमें सागरी का सीन दिखाया जाता है जो सबसे कहता है कि टेंशन कासल में ज़्यादा देर रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए जल्दी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद सागरी के साथ जितने भी लोग होते हैं वो अपने कपड़े चेंज करके तैयार होते हैं इस जगह से निकलने के लिए, और इन्हें देख के सागरी कहता है कि आखिर तुम लोगों ने कौन से अजीब से कपड़े पहन लिए। इसके बाद इजुरिया कहता है कि प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये कपड़े कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद शियोन कहता है कि पिछली बार की लड़ाई की वजह से हमारे सारे कपड़े में खून लग गया था, इसलिए हमें जो भी कपड़े मिले हमने वो पहन लिया। उसके बाद सागिरी कहता है चलो ठीक है, अब हमारा अगला टारगेट है गाबीमारू और मे को ढूंढना। गाबीमारू का टारगेट है एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना, इसीलिए वो कासल के ऊपर हमला करने की कोशिश जरूर करेगा, और इसलिए शायद हमें गाबीमारू गेट से बाहर निकलते ही मिल जाए। उसके बाद यूजुरिया कहता है कि हमें उन्हें ढूंढने से ज्यादा जरूरी हमारे मिशन पे फोकस करना चाहिए। ये आइलैंड खतरनाक मॉन्स्टर से भरा हुआ है, उनसे भी खतरनाक है वो टेंशन, इसीलिए इस आइलैंड से जल्दी बाहर कैसे निकले इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके बाद सागिरी कहता है हम उनसे मिलेंगे। इसके बाद यूजुरिया कहता है मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही थी सागिरी, तुम बस दिखावा कर रही हो, तुम्हें किसी तरीके से ये चीज़ पता है कि यहाँ पे एलेक्सर जैसा कुछ भी नहीं है, तुम जितना हो सके उतना यामादा क्लैन के लोगों के साथ यहाँ से निकलना चाहते हो, ताकि तुम इस आइलैंड से निकलने के बाद शोगन के सामने अपनी आज़ादी की सिफारिश रख सको। यहाँ पे तुम सिर्फ अपना ही फ़ायदा देख रहे हो। इसके बाद यूजुरिया कहता है कि तो तुम्हें पता चल गया। इसके बाद सागिरी यूजुरिया का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, और अकेले नहीं सब एक साथ, और इसीलिए हम गाबीमारू को पीछे नहीं छोड़ सकते। मुझे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गाबीमारू यहाँ पे आया भी था या नहीं। और ये सुन के यूजुरिया कहता है कि नहीं, वो यहाँ पे आया था। गेट के पास काफी ज्यादा जला हुआ एरिया और तबाह हुए दीवारें हैं, देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गाबीमारू ने किसी से लड़ाई किया था, और इसीलिए गेट के बाहर जाके गाबीमारू से मिलना हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। इसके बाद हमें गाबीमारू और उसके साथियों का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद तामिया कहता है कि हम ऊपर इसीलिए चढ़ रहे हैं ताकि हमें हेंसन का कासल जल्दी मिल जाए, पर मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि मैं कंफर्म हो सकूं कि हम टेंशन के कासल के पास पहुंच चुके हैं। इसके बाद मैं कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हमें कुछ ही देर में टेंशन का कासल मिल जाएगा। इसके बाद गाबीमारू अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरी मेमोरी अभी तक वापस नहीं आई है, और जितना मैं इन लोगों से सुन चुका हूं मुझे तो मेरा मिशन बकवास लग रहा है। आखिर मैं इस मिशन पे आया ही क्यों, क्या मैं किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूं या फिर कोई और ही वजह है। गाबीमारू यही बातें याद करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद पूची कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम मुझे थोड़ा सा अजीब दिख रहे हो। गाबीमारू कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद अचानक से उसके सामने आजा और उसका भाई टोमा आ जाता है। उसके बाद आजा पूछता है कि तुम सब इंसान हो जो कि हमारे साथ उस बोट पे आए थे। उसके बाद आजा गाबीमारू के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि गाबीमारू डॉज करके आजा के ऊपर चढ़ जाता है और उसका गर्दन तोड़ देता है। इसके बाद मैं कहता है कि गाबीमारू इसके पास बहुत ज्यादा ताव है। इसके बाद आजा फिर खड़ा हो जाता है और गाबीमारू को पकड़ के जमीन पे पटक देता है। इसके बाद तामिया पूछता है कि अरे इसकी तो गर्दन टूट गई थी ना, तो ये हिल कैसे हो गया। इसके बाद फूची रिप्लाई करता है कि ये पता नहीं कैसे पर इसका गर्दन अचानक हील हो गया। इसके बाद गाइमारू अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही इमोर्टल मॉन्स्टर्स में से एक है जो कि इस आइलैंड पे रूल करते हैं, जिनके बारे में मुझे कल रात बताया गया था। इसके बाद गाइमारू अपने मन में कहता है कि मैं इसे पकड़ के इससे कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता हूँ, और ये कहते ही गाइमारू उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे कि आजा अपने एक हाथ से रोक देता है और उसे फिर से पटक देता है। इसके बाद गाइमारू मास्क लगा के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि इस बार भी मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हारे ब्रेन के ऊपर हमला करूंगा। ये कहते ही गाइमारू आजा के सिर के ऊपर काफी सारे लात और घूंसे बजाने लगता है। फिर गाइमारू कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हारे आँख के ऊपर हमला करूंगा, और ये कहते ही गाइमारू आजा का एक आँख फोड़ देता है। इससे पहले कि गाबीमारू आजा के ऊपर फिर से एक बार हमला करे, आजा उसके मुंह पे एक लात मार देता है और कहता है कि
तू इंसान भी है कि नहीं? ऐसा कुछ भी इंसान कर ही नहीं सकता। आजा के इतना कहते ही गावीमारू फिर एक बार उसके ऊपर उठ के उसके गर्दन पे काट लेता है। इनकी फाइट देख के तामिया कहता है अपने दुश्मन के कमजोर हिस्से पे हमला करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, पर फिर भी इन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा ब्रूटल है। देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि दो बीस्ट एक दूसरे से फाइट कर रहा है। इसके बाद गावीमारू अपने मन में कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे लड़ते हो, उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक वो हिलना बंद नहीं करते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आजा फिर से हील होने लगता है और कहता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो, इतना मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। और ये कहते ही आजा अपना पैर जमीन पे पटकता है जिससे कि आसपास का जमीन टूट जाता है और कहता है कि मुझ पे 2000 हिट्स क्या मार दिए तुम खुद को स्ट्रॉन्ग समझने लगे, पर सच तो ये है तुम कमजोर हो। इसके बाद आसा गाइमारू को पीटने लगता है और ये देख के तामिया मई से पूछता है आखिर इसे क्या हुआ, ये अचानक से कमजोर कैसे पड़ गया। इसके बाद मई कहता है कि पता नहीं पर गाइमारू के ताऊ में कुछ तो गड़बड़ है, स्ट्रॉन्ग और वीक को एक साथ होना चाहिए, पर गाइमारू के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग सीड नहीं है। इसके बाद गाइमारू कहता है मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मेरे अंदर किसी चीज की कमी है। इसके बाद गाइमारू फिर आशा से लड़ने लगता है जहाँ फिर से आशा गाइमारू को पीटने लगता है और टोमा को कहता है कि बाकियों को मार दो। इसके बाद टोमा अपने मन में सोचता है कि उसे पहले इस एक हाथ वाले को मारना चाहिए और ये सोचते ही टोमा तामिया के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि तामिया अपने एक हाथ से रोक देता है और कहता है कि तुझे क्या लगा था मेरा एक हाथ होगा तो तू मुझे आसानी से मार देगा, मुझे अंडर एस्टिमेट मत कर। और ये कहते ही तामिया उसके ऊपर एक जबरदस्त हमला कर देता है और उसका स्वॉर्ड उसे वापस करते हुए कहता है तुझे हराने के लिए मुझे तलवार की जरूरत नहीं। बात फूची कहता है कि उसे अंडर एस्टिमेट मत कर, वो यमाता क्लैन का मेंबर है। इसके बाद तामिया कहता है कि मुझे कोई अंडर एस्टिमेट करे ये मुझे पसंद नहीं। इसके बाद तोमा कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इसके नज़र काफ़ी तेज़ है और साथ में इसका इंस्टिंक्ट काफ़ी बढ़िया है, इसीलिए मैं इसके रिफ्लेक्सेस को इसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद तोमा तामिया के ऊपर अपने काताना से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है जिसे डॉज करके तामिया उसके मुंह पे एक घूंसा मार देता है। इसके बाद तोमा फिर से अपने तलवार से तामिया के ऊपर हमला कर देता है जिसे वो अपने पैर से रोक देता है। तुम काफी तेज और बढ़िया तरीके से तलवार चलाते हो पर तुम्हारे एबिलिटी में किसी चीज की कमी है, तुम्हारे मूवमेंट के हिसाब से तुम्हारा काताना नहीं चलता, इसी वजह से तुम्हारे टेक्निक का सही तालमेल नहीं बैठता। अपने कताना को दोष मत दो, तुम्हें अपने मूवमेंट को अपने कताना के हिसाब से ढाल लेना चाहिए और देख के लगता है कि तुम अब तक जिंदा हो सिर्फ अपने भाई की वजह से, और ये बात मैं तुम्हारे सुंदर चेहरे को देख के बता सकता हूँ। इसके बाद तोमा कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कह लो पर मैं हमेशा अपने भाई को ही फॉलो करूंगा, मुझे उन जैसे लोगों से नफरत है जो कि ग्रुप बना के घूमते हैं। और रही बात उन बैंडिट्स की तो वो तो सिर्फ प्यादे थे, मैंने तो उन्हें कभी अपना साथी माना ही नहीं, हम दोनों भाई काफ़ी है। इसके बाद आमिया कहता है कि खुद को इतना इंडिपेंडेंट समझने की ज़रूरत नहीं है और तुम दोनों एक साथ काम करके क्या समझते हो, तुम दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। इसके बाद तोमा कहता है कि मैं अपने भाई का ही बस एक पार्ट हूँ। इसके बाद तामिया अपने मन में कहता है कि इसने अपने टरवाल पकड़ने का स्टाइल चेंज कर दिया, इसने इतने कम समय में खुद को इम्प्रूव कर लिया। इसके बाद तोमा कहता है कि मेरे भाई ने सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लिया है और इसलिए अब वही होगा जो वो चाहता है। इसके बाद तोमा पीछे खड़े हुए दोषी को आदेश देता है फूची और मेई को जान से मारने का, जो सुन के वो दोषी उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देख के फूची लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मेई को कहता है कि उसके पीछे ही खड़े रहना। इसके बाद हमें गाइमारू और आशा का सीन दिखाया जाता है कि एक दूसरे के ऊपर मुक्कालात बजाए जा रहे हैं। इसके बाद आशा अपने मन में सोचता है कि अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी मैं अभी भी इसे मार सकता हूँ, मैं अपने टाव की मदद से इसके मूवमेंट्स को रीड कर सकता हूँ और साथ में मैं अपने जख्मों को जल्दी हील कर सकता हूँ। इसके बाद आशा एक डोजी की बात सोचने लगता है, तुम्हारा टाव काफी ज्यादा स्पेशल और पावरफुल है, अब तक तो तुम्हें हम जैसा एक बन जाना चाहिए था। आशा यही सब याद करके स्माइल करता है। उसके बाद वो गावीमारू के ऊपर एक जबरदस्त हमला कर देता है। इसके बाद गावीमारू अपने मन में सोचता है जब तक मैं अच्छे से फोकस नहीं कर लेता तब तक मैं इससे नहीं जीत सकता, और पता नहीं तब से एक अजीब सी फीलिंग की वजह से मैं खुद को फोकस नहीं कर पा रहा। इसके बाद गावीमारू को अपने चीफ की एक बात याद आती है कि एक निंजा इतनी आसानी से नहीं मरता, पर फिर भी अगर तुम्हें लगे कि तुम कभी मरने वाले हो तो मरने से पहले अपने दुश्मन को इतना घायल कर दो कि वो कुछ कर ना पाए। और अपनी चीफ की ये बात याद आते ही गावीमारू अपने फायर पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देख के आजाब कहता है कि तो ये है तुम्हारा आखिरी दाव, तुम मुझे हराने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहते हो, तो चलो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ, तुम्हें जान से मार के। इसके बाद गाइमारू अपने फायर पावर से निप्पो पायरोब्राइट नाम का एक हमला कर देता है जिससे कि वो जलने लगता है। इसके बाद गाइमारू अपना निप्पो स्टोन स्टॉर्म नाम का दूसरा हमला कर देता है आशा के ऊपर।
इसके बाद गायमारू आजा के ऊपर कूद के उसे गर्दन से पकड़ लेता है। इसके बाद आजा अपने मन में सोचता है कि मैं पहले की तरह जल्दी रीजनरेट नहीं कर पा रहा। इसके बाद वो गायमारू को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ अपने आप को भी मारना चाहते हो। इसके बाद गायमारू कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे मेरे मिशन के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, इसीलिए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं यहाँ मर जाऊँ तो कोई दूसरा शिनोबी आके मेरी जगह ले लेगा। हम शिनोबी ऐसे ही ग्रुप में काम करते हैं, और वैसे भी मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जो लोग जीना चाहते हैं वो लोग कभी मौत को नहीं हरा सकते। इसके बाद आजा कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मेरे दिमाग को शांत रख के अपने पूरी ताकत को रिलीज कर सकता हूँ। इसके बाद आजा कहता है कि इसका मतलब मुझे भी कुछ खोना पड़ेगा, मुझे बाकी सब कुछ खोने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरा भाई चाहिए, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद हमें फूची का सीन दिखाया जाता है जिसने कुछ दोषी को मार दिया है। उसके बाद वो साइट में देख के हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आजा एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो आज का वीडियो बस यही तक था, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।